Today we have another success story to share. A veteran actor and prominent theatre personality, Dr. Anil Rastogi, has many feathers in his cap. Former scientist of CDRI Lucknow, Dr. Rastogi joined the institute in 1962 as a junior researcher fellow and retired in 2003 as a head of biochemistry and director's grade scientist with the doctorate in microbiology. He began his theatre journey nearly the same time when he joined CDRI. Amazing over 1,500 performances in theatre, cinema and television. He is still going on at the age of 81 and inspiring all of us. His role in the TV serial Udaan marked a turning point, leading to numerous opportunities with major production houses. He has been recognized with many prestigious awards, including Yash Bharati, Kalidas Samman, and Central Sangeet Natak Academy Award, the highest award of Uttar Pradesh and Government of India. Dr. Anil Rastogi remains true icon of dedication and versatility. आप मुझे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिख करके दीजिए। जी सर। कल्याणी, ये तुम्हारी पहली इंडिपेंडेंट पोस्टिंग होगी। रहीमगंज से लेकर अंटीला तक अब तुम्हारा चार्ज होगा। और सुनो, प्रेम से कहो कि कल की हेडलाइंस का खास ध्यान रखें। जी। सीएम के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स की वजह से दुर्जन समाज को न्याय मिला। कौन थे ये लोग? हमने जांच एजेंसियों को आश्रम के दरवाजे पर फटकने तक नहीं दिया। फिर भी आप अपना हाथ हुकुम सिंह के सर पर रखे हुए। बहुत उत्पात मचा था, जान माल का भी नुकसान हुआ था। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा हुक्म। तेरा हुक्म, तेरी बहू। अभी दिखाता हूँ किसका हुक्म। मेरी की बहू, का भगवान। ओहो, करिश्मा जी, आइए, आपका सब सामान तैयार है। ये नहीं, वो। क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कि लड़के टेररिस्ट हैं? एंड कल्याणी, वेल डन। Dr. Anil Rastogi remains true icon of dedication and versatility. Let's welcome Dr. Anil to share his success story in his own voice. So, Dr. Rastogi, you are welcome to our podcast and taking your time out to talk to us. So how come a scientist become an artist? That's the biggest question mark in my mind. We'll be very curious to know about it. So thank you very much for talking to me. I really enjoy talking to people like you. Thank you. You see, it started like that I wanted to make science as my career. But in the meantime, we have two places here close by to my house, one Bagh Makkah and one Ashrafabad. Here we used to have an organization with Madan Mohan Hindu Association. So they used to do theatre on occasions like Holi, Dashera and some other time. And I used to see those plays. And I used to find कि जब लोग उनमें जो काम करते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी कुछ काम करूं, शायद मुझे भी लोग इस तरीके से मेरी तारीफ़ करें। तो माई अंकल यूज़ टू पार्टिसिपेट इन दैट। टोनी बाबू उनका नाम था, मैं टोनी मामा जी थे मेरे। तो मैंने उनसे कहा, मामा जी कभी मुझे भी मौका दीजिए। तो यहाँ रस्तोगी इंटर कॉलेज है लखनऊ में, उसका एक बड़ा नया ऑडिटोरियम बना था, उसका इनाग्रेशन होना था। और एक हमारे बहुत सीनियर साथी रहे हैं डॉक्टर घनश्याम दास, वो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे यहाँ क्रिश्चियन कॉलेज में। वो थिएटर में हमेशा मैंने देखा था लीड कैरेक्टर करते थे। और बाग मक्का में देयर वाज ए बंगाली फैमिली, सुधांशु बोस और स्वराज्य बोस। सुधांशु बोस जी डायरेक्ट करते थे प्लेस को। आप जानते हैं बंगालीज में ऐसे ही टैलेंट होती है, इनहेरेंट टैलेंट होती है। और स्वराज्य बोस दादा जो थे वो मेकअप करते थे। तो डॉक्टर घनश्याम दास, हम लोगों ने प्ले किया नूर जहाँ 1961 में। तो उसमें डॉक्टर घनश्याम दास ने जहांगीर का रोल किया,
बहुत मशहूर एक्ट्रेस उस समय कलकत्ता से आई थी, प्रमोद बालाजी, जिनको आप बीवी नातियों वाली जो हिंदुस्तान का जो पहला सीरियल बना था, I जो remember. लखनऊ दूरदर्शन का था, जिसमें लीड रोल करती थी प्रमोद बालाजी. सो आई हैड प्रिविलेज ऑफ एक्टिंग विद हर इन मेनी सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंसेस. तो वो उसमें नूरजहाँ का रोल कर रही थी. उसे मैंने विजय सिंह के मंत्री का रोल किया था. आई रिमेंबर, स्टिल आई रिमेंबर. तो जब मैं बाहर निकला तो मेरी भी लोगों ने तारीफ की, भाई तुम तो बड़े अच्छे एक्टर हो. वेरी नाइस. अच्छा तो क्या होऊंगा, पहली बार किया था. और लेकिन उस ज़माने में क्या होता, आप जितना लाउड बोल सकते थे उसको उतनी तालियां मिलती थी. हाँ, माइक्स वगैरह ज़्यादा नहीं थे, तो मेन पर्पस होता था आवाज़ को पहुंचाना दर्शकों तक. तो उसमें भी मेरी आवाज़ भी ईश्वर की कुछ देन थी, तेज़ वेज़ थी, तो साहब बड़ी तारीफ हुई. तो फिर हम लोगों ने सोचा, हम कुछ यंगस्टर्स जो थे उस समय के, कि क्यों ना एक यहाँ पर ग्रुप बनाया जाए. तो हमने एक ग्रुप बनाया. उसी समय फिर चाइनीज़ इन्वेजन हुआ, तो उसके लिए ये हुआ कि हम लोग को थिएटर करके पैसा जमा करें. तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. और उस समय मेरी मुलाकात हुई एक राजेश्वर बच्चन जी से, जिनको मैं अपना पहला गुरु मानता हूँ. राजेश्वर बच्चन जी से मैंने थिएटर की नुआंसेस सीखी. उनको भी मुझे लगा, देखिए मेरा मानना है कि एक्टर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन बीज ज़रूर होना चाहिए आपके में. अगर बीज नहीं है तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा. ट्रू. नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग सब एक्टर्स ही हैं. जो भी हम आपसे बात कर रहे हैं ये भी एक एक्टिंग ही है. यही चीज़ हम थिएटर में करते हैं तो उसको एक्टर कहा जाता है. तो राजेश्वर बच्चन जी के साथ मैंने काम शुरू किया. उन्होंने इत्तेफाक से मुझे लीड कैरेक्टर्स में रखना शुरू किया. अब आप सोचिए, लीड कैरेक्टर में रहना तो कितने बड़े प्रिविलेज की बात थी. संतराम शुक्ला जी रेडियो के बहुत एक्सपर्ट माने जाते थे. उनकी आवाज़ को स्टील वॉइस कहा जाता था. बहुत बेहतरीन आवाज़ थी. उनका सानिध्य मुझे मिला, उन्होंने प्ले डायरेक्ट किया. तो इस तरीके से मेरा सिलसिला चलता रहा और मैं लगभग हर साल 1-2 नाटक करता रहा. 62 में ही मैंने MSc किया. 62 में ही मेरी शादी हुई. और इत्तेफाक से 17 मई को मैंने एग्ज़ाम दिया था अपना MSc का, और 21 मई मेरी शादी हो गई थी. मेरी थोड़ी अर्ली मैरिज हो गई थी. Was it a love marriage? मेरी एजुकेशन भी अर्ली हुई. आपको मैं बताऊं, जब मैं 6.5 साल का था मेरा एडमिशन क्लास 4 में हो गया था. तो बल्कि प्रिंसिपल ने कहा कि भाई ये तो बच्चा बहुत छोटा है, कैसे एडमिशन करें. तो मेरे भाई गए थे एडमिशन कराने, बोले आप इसकी उम्र बढ़ा दिए 6 महीने. तो मेरी उम्र 6 महीने बढ़ा दी गई. दैट्स हाउ आई कुड कंप्लीट माई MSc एट माई रियल एज ऑफ 18.5. Okay. एंड आई गॉट मैरिड ऑल्सो एट दैट एज. और थिएटर भी मेरा तभी शुरू हुआ. तो उस बीच में क्या हुआ कि मैं CDRI के जो क्लब सेक्रेटरी थे, डॉक्टर KB माथुर साहब हुआ करते थे. उन्होंने इत्तेफाक से मेरा नाटक, उस समय रविंद्रालय यहाँ नया नया बना था. हाँ, रविंद्र. उनकी सेंटेनरी मनाई जा रही थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की. तो उससे पूरे देश भर में उनके नाम से थिएटर बनवाए गए थे, रविंद्र थिएटर. तो यहाँ बना था और उसमें करना बड़ी प्रेस्टीज की बात मानी जाती थी. तो 64 में मुझे वहाँ प्ले करने का मौका मिला. उसके पहले मैं प्ले करता था जब रविंद्रालय नहीं था. तो हमारे यहाँ जो नगर महापालिका है उसमें ऊपर एक हॉल बना हुआ है, त्रिलोकनाथ हॉल. उसमें हमारा प्ले हुआ. अमीनाबाद में एक पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें हमने थिएटर किया. नवयुग गर्ल्स कॉलेज में, क्योंकि ऑडिटोरियम थे नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था इतना थिएटर का. तो इन सब जगहों पे मैं करता रहा. तो वो धीरे धीरे जो शौक़ था वो जुनून में बदलने लगा. जितना मैं करता जाता था, अखबारों में छपता था, लोग तारीफ़ करते थे. भाई आदमी को क्या चाहिए, तारीफ़ चाहिए. लोग आपको, आपकी प्रशंसा करें, आपको खुशी होती है. भले ही आप ऊपर से कुछ भी कहें, बट फ्रॉम योर हार्ट यू फील हैप्पी अबाउट इट. Absolutely. तो इस तरीके से चलता रहा. और फिर 1972 was the major turning point in my life. मुझे याद है मैं लैब में काम कर रहा था, और उस ज़माने में दर्पण संस्था कानपुर में 61 में इस्टेब्लिश की गई थी. एंड इट हैड अटेन ग्रेट नेम एंड फेम. उसके एक्टर्स भी बहुत बढ़िया थे. तो वो उसकी ब्रांच लखनऊ में 71 में बनी. तो 71 से संगीत नाटक एकेडमी ने उत्तर प्रदेश की कॉम्पिटिशन भी शुरू किए. तो उसमें दर्पण का भी प्ले हुआ. मैंने भी अपनी संस्था से एक प्ले लगाया. तो हालांकि मेरा प्ले सेलेक्ट नहीं हुआ, उनकी संस्था के प्ले को काफ़ी अवार्ड्स मिले, दर्पण की संस्था को.
लेकिन उससे हुआ ये कि मैं यहाँ के थिएटर के लोगों की नॉलेज में आ गया कि ये भी लड़का थोड़ा बहुत काम करता है. So that was a great day for me when I was working in my lab at CDRI. One Mr. Swadesh Bandhu, who was the founder of Darpan in Lucknow, one of the founders of Darpan in Lucknow, he just came to me, came to my lab और बोले कि अनिल जी एक बहुत बड़े डायरेक्टर बीवी कारंत जी बहुत मशहूर डायरेक्टर थे और कन्नड़ थे वो, बट बाद में वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी बने. बोले वो लखनऊ आ रहे हैं, एक प्ले कर रहे हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट. अब अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें. मतलब मैंने, मेरे फादर की कुछ महीने पहले ही डेथ हुई थी, तो मैंने अपनी माँ से पूछा. माई मदर वॉज वेरी अकोमोडेटिव एंड सो वॉज माई फादर. दे नेवर सॉर्ट ऑफ स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग थिएटर, हमेशा इनकरेज किया. तो मेरी माँ का नहीं बेटा, अगर ऐसा है तो तुम ज़रूर करो, क्योंकि आप जानते हैं हमारे डेथ के बाद साल भर तक कुछ नहीं करते. बट माई मदर परमिटेड मी. उसमें इत्तेफाक से मुझे, उसमें दो, वो नाटक था है वदन, गिरीश कर्नाड जी का लिखा हुआ. उसमें दो हीरो थे, एक हीरोइन थी, और उसमें एक हीरो का रोल मुझे मिल गया. सो दैट वाज सच ए ग्रेट ऑनर फॉर मी. तो उसके पहले भी क्या हुआ था कि 67 में एक यहाँ बड़े डायरेक्टर थे के बी चंद्रा, वो एक नाटक कर रहे थे जय सोमनाथ. वो हमारे गवर्नर थे उस समय के मुंशी साहब, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, उनका लिखा हुआ नॉवेल था. तो यहाँ जो कल्चरल सेक्रेटरी थे उन्होंने शायद कोई मान्यता मानी थी कि मेरा फला काम हो जाएगा, तो मैं उनका जो नॉवेल है उसको मैं ड्रामेटाइज करके जय सोमनाथ में प्ले करूँगी. तो वो प्ले करने वाले थे, तो उन्होंने हमारे गुरुजी से कहा कि भाई हमें कुछ वो चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए. उन्होंने मुझे भेजा और बोले देखो यहाँ बहुत हीरो बन चुके हो, वहाँ अगर तुम्हें बल्लम भी पकड़ने को मिले तो बल्लम पकड़ना, क्योंकि वहाँ बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं और तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा. तो मैंने कहा अच्छी बात है गुरुजी. और यही हुआ. मुझे वहाँ जो गजनी था, मोहम्मद गजनवी जो आया था, उसके सिपह सालार का ही रोल मिला बल्लम पकड़ने का. बट एज द लक वॉज कि जो सज्जन गजनी का रोल कर रहे थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया फॉर सम रीज़न, मुझे प्रमोट करके वहाँ दे. क्या बात है, लक. उसके बाद एज द लक वेंट ऑफ, उसमें दो मठाधीश थे. एक मेन मठाधीश थे गंग सर्वज्ञ, और दूसरे थे शिव राशि, जो विलन था बेसिकली, जिसने सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे खोले थे. वो पागल हो गया था, जो वहाँ नर्तकी थी चौला, उसके प्यार में उसको मिलती नहीं तो दरवाजे खोल दे. एंड बट दैट रोल वॉज वेरी स्कोरिंग. इत्तेफाक से जो गंग सर्वज्ञ का रोल कर रहे थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो जो शिवराशि का रोल कर रहे थे उनको उसमें प्रमोट कर दिया, मुझे शिवराशि मिल गया. एंड शिवराशि कैरेक्टर वॉज द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ दैट प्ले, एंड आई वॉज लकी टू गेट दैट कैरेक्टर. उससे मुझे लोगों ने और नोटिस किया कि इस लड़के में कुछ दम है शायद करने का. तो तब जब मुझे 72 में जब स्वदेश बंधु जी जब मुझे बुलाने आए, तो और मुझे लीड रोल करने को मिला, तो बहुत बड़ा मेरे लिए एक सम्मान था. उसे मैंने किया, वो नाटक बहुत सफल हुआ. बहुत उसमें शोभना जगदीश जो टीवी न्यूज़ रीडर थी और एंकर थी पहले लखनऊ दूरदर्शन, वो हीरोइन थी. तो उसके साथ मुझे, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी. वो शी इज़ अ वेरी गुड डांसर ऑल्सो, सिंगर ऑल्सो. तो वो प्ले जब मेरा हुआ, फिर 73 में आई वेंट टू जर्मनी. मुझे CDRI ने जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की एक स्कॉलरशिप होती थी, मुझे वो मिल गई. तो उसमें मैं 1.5 साल के लिए जर्मनी चला गया. वो ज़रूर ब्रेक पीरियड रहा मेरे लिए, लेकिन वहाँ मैंने थोड़ा थिएटर जर्मनी का भी देखा, जर्मन थिएटर भी देखा कैसा होता है, बट नॉट मच. उसके बाद से जब मैं आया, तो जो हमारे फाउंडर थे प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी, उन्होंने मुझे ट्रेजरर की जिम्मेदारी दे दी. फिर बाद में मुझे 78 में सेक्रेटरी बना दिया गया. बट फ्रॉम द टाइम आई केम बैक फ्रॉम जर्मनी, आई अगेन स्टार्टेड थिएटर. और रवि बासवानी जी के साथ, जो बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर थे, अब तो नहीं, ही इज़ नो मोर, ही इज़ एक्सपायर्ड लॉन्ग बैक. उनके साथ मैंने अंधा युग किया. फिर थपलियाल जी के साथ मैंने प्लेस करना शुरू किए. तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. यू सी, दर्पण से जब से मेरी जर्नी शुरू हुई,
तो और जब मुझे और जिम्मेदारी भी दे दी गई तो मेरे लिए डबल काम करना थोड़ा मुश्किल था। एक तरफ एक्टिंग का बोझ, दूसरी तरफ मैनेजरियल वर्क, बट जैसे कि इसके साथ ईश्वर होता है, उसको सब सपोर्ट मिलती है। एंड देन मैं आपको बताऊँ मंजे, सबसे बड़ी जो मुझे सपोर्ट थी वो थी मेरी फैमिली की, तो सबको मिलती है, मेरे इंस्टीट्यूट की सपोर्ट। मेरे जो कलीग CDRI में थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं बता रहा था डॉक्टर KB माथुर थे, उन्होंने मेरा प्ले बाहर देखा, कहले रस्तोगी तू तो नाटक करता है, यहाँ भी किया कर। अरे मैंने कहा सर नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा क्योंकि जूनियर रिसर्च फेलो 62 में ज्वाइन करने के बाद 64 में ही मैं परमानेंट जॉब में आ गया CDRI में। ओके। अरे बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, हमारे यहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, तुम करो। अब साहब पहली बार जब CDRI में थिएटर हुआ, 52 में लैब बनी थी, आप सोचिए 90, पहली बार मैंने 64-65 में पहला नाटक किया तो लोगों को बड़ा मज़ा आया, वाह। बहुत पसंद किया लोगों ने। वाह। और इत्तेफाक से वो नाटक राजेश्वर बच्चन जी ने ही डायरेक्ट किया था, और उसमें मैंने वहीं अपनी एक कलीग बंगाली लेडी थी मिसेस बैनर्जी, उनको मैंने अपनी हीरोइन बनाया, वहीं से 2-4 लोग। अच्छा क्या है, जब आप मंच पे आप अपने लोगों को देखते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। अब साहब वहाँ तो तारीफ़ों के पुल बन गए, वाह, लोगों ने कहा यू मस्ट कंटिन्यू विद दिस। सुपर सुपर। मैं आपको बताऊँ होता ये था कि जैसे मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड आई वेंट अप टू द टॉप पोजीशन, तो इस बीच में बहुत सारे इंटरव्यूज़ मुझे फेस करने पड़े। और उस ज़माने में, अब तो कम हो गए हैं ये चैनल्स जो हैं, शॉर्ट कर दिए गए हैं, पहले बहुत लंबे चैनल थे, SSA, फिर उसके बाद JSO, फिर SSO2, फिर SSO1, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, यू नो लाइक दैट। तो आई फेस्ड ऑल दोज इंटरव्यूज़। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये होता था कि जो चेयरपर्सन आते थे, वो हालांकि बाहर से आते थे, उनको भी लोग ब्रीफ कर देते होंगे, तो वो पूछते भाई एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम रस्तोगी? नो नो नो। सो रस्तोगी व्हाट इज़ न्यू इन थिएटर नाउ? तो आप सोचिए इससे बड़ा इनकरेजमेंट किसी के लिए क्या हो सकता है। आई टेल यू, अभी 25 जनवरी को, इसी 25 जनवरी को मैंने CDRI में एक प्ले किया। आई वॉज वेरी इमोशनल। मैंने कहा मुझे जो भी मिला इस इंस्टीट्यूट ने सब कुछ दिया है। अगर आज मैं कुछ भी थोड़ा बहुत भी नाम अगर मुझे मिला है 2-4% या 2-4% मैं किसी चीज़ में अचीव कर पाया हूँ, दिस इज़ ऑल ड्यू टू दिस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन विच एनकरेज्ड मी इन थिएटर। देखिए मैं 2 बार जर्मनी गया, एक बार 1.5 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए। मैं 5 बार डेनमार्क गया, मेरी एक प्रोजेक्ट चल रही थी उनके कोऑर्डिनेशन में। दिस वाज ऑल बीइंग डन बाय द इंस्टीट्यूट, because institute had faith in me as a scientist and they had faith in me as an actor. तो ये बहुत कम होता है। आप देख लीजिए कि बड़े restrictions होते हैं ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूट्स में, and particularly you know science is also very demanding. You have to create something, you have to give something new, research जिसको कहते हैं research। तो वो भी मैं करता था। इत्तेफाक से जो मेरे टेक्नीशियंस, मेरा टेक्निकल स्टाफ था, मेरे PhD स्टूडेंट्स थे और जो मेरे कलीग्स थे, उन सब ने मुझे, इंक्लूडिंग माय डायरेक्टर्स, सब ने मुझे, बल्कि जो मेरे ML धर साहब, जो ही वॉज माय सेकंड डायरेक्टर, वो जब भी कभी रिटायर होने के बाद लखनऊ आते थे और मिलते थे, सर व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन थिएटर, क्या कर रहे हो नया बताओ। डॉक्टर खुशू थे, NBRI है यहाँ पर, उसके डायरेक्टर थे, वो अक्सर हमारे चेयरपर्सन होते थे। सो रस्तोगी व्हाट इज़ न्यू इन थिएटर। एक मैडम थी इसमें DST की, डॉक्टर मंजू शर्मा, वो DVT की चेयरपर्सन थी, वो इंटरव्यूज़ में आती थी। वो तो मेरा जो टॉप इंटरव्यू था, उसमें जब मेरा इंटरव्यू, वो शी वॉज द चेयरपर्सन हो गया, तो बोली रस्तोगी वो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइंस कांग्रेस हो रही है तो आप तो इन्वॉल्व होंगे। तो मैंने कहा मैडम जाहिर है जब CDRI होगा तो। सो लाइक दैट, यू नो व्हाट आई वांट टू से इज इन ब्रीफ कि वट एवर आई कुड अचीव लिटिल बिट, दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट आई हैव फ्रॉम माई एक्टर्स, फ्रॉम माई डायरेक्टर्स, फ्रॉम माई CDRI कलीग एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम माई फैमिली। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट आपको मिला आपकी हम्बलनेस, आपकी जनरसिटी की वजह से। आई मीन इट इज़ वेरी रेयर कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट मिला और आपको पर्सनल लाइफ में भी आपकी, मुझे बहुत सपोर्ट तो मिला। वो एंड आपकी ऑफ कोर्स यस नेचर के ऊपर ऑफ कोर्स जो ऊपर गॉड है, बिकॉज यू नो
ये मेरी डेस्टिनी होगी कि आज मैं फिल्म में काम करूँगा या OTTs पे काम करूँगा. दिस वॉज नेवर डेस्टाइंड अर्ली, यू सी. बिकॉज मैं आपको बताऊँ, जब मैं थिएटर करने लगा तो उसी में एक मेरे एक्टर थे, वही जय सोमनाथ प्ले में, बाला साहब. उन्होंने कहा, यार अनिल तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है. बहुत सीनियर थे मुझसे. तुम रेडियो में क्यों नहीं ट्राई करते हो? अब साहब रेडियो उस ज़माने में, आप पता नहीं आपको मालूम नहीं, लाइसेंस होता था रेडियो रखने के लिए. पोस्ट ऑफिस से आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता था, तब आप रेडियो बजा सकते थे. हाँ, और रेडियो ड्रामे बड़े पॉपुलर हुआ करते थे. उसमें मैं नाम सुना करता था, विजय बोस, जयदेव शर्मा, कमल, इस तरीके के. तो एक बार मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी, तो छुट्टियों में वहाँ चला जाए. एक दिन मेरे भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, अनिल देखो वो कमल जी हमारे कस्टमर थे, देखो अनिल ये कमल जी से मिलवाए. मैंने कहा कौन? जयदेव शर्मा कमल. उन्होंने कहा, अरे मैंने कहा जयदेव शर्मा कमल, मैं उनके सामने बैठा हुआ हूँ, उनको मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ. मतलब जैसे मैंने ईश्वर को देख लिया. उसी मतलब ये फैसिनेशन था उस समय रेडियो. उसका जब टेलीविज़न आया, मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त वहाँ रहते थे ग्रीन पार्क में, तब लखनऊ में दूरदर्शन नहीं था, दिल्ली में आ चुका था. तो उनका फर्स्ट फ्लोर पे उनका फ्लैट था. नीचे के फ्लैट में एक सुमन साहब थे, क्या नाम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. ये मैं बात कर रहा हूँ वही जब मैं जर्मनी जाने वाला था, तो दिल्ली में मैं उनके यहाँ भी एक दिन रुका था. तो मैंने देखा, अरे यही आदमी है जिसको मैं दूरदर्शन में देखता हूँ. हे भगवान, कैसे हैं लोग, कैसे होते होंगे. आप सोचिए कि फिल्म जो के लोगों को आप क्या सोचते होंगे कैसे होते हैं. बट यू नो, एज द डेस्टिनी वॉज, आई नेवर थॉट कि जिन जयदेव शर्मा कमल को देख के मैं फैसिनेट हो रहा हूँ या उनको देख रहा हूँ, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा और लोग मुझे भी एक समय देखेंगे एंड दे विल अप्रिशिएट मी. डॉक्टर रस्तोगी, जितना जुनून आपको थिएटर और एक्टिंग में था, उतना CDRI में रिसर्च के टाइम में भी कुछ? नहीं, बिल्कुल था, ऑफ कोर्स, बिल्कुल मुझे जुनून था. और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं, क्योंकि रेडियो की रिहर्सल, जैसे मैंने बताया, मैं 71 में मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया. 75 में लखनऊ में दूरदर्शन आया, तो फ़ौरन ही मैंने दूरदर्शन में भी ऑडिशन दिया. दोनों जगह मैं पास हो गया और बाद में मैं दोनों जगह का A ग्रेड आर्टिस्ट में रहा हूँ. उनकी रिहर्सल दिन में होती थी, तो मुझे दिन में जाना पड़ता था. लेकिन जो मुझे काम की जिम्मेदारी, क्योंकि रिसर्च वर्क में यू हैव टू, योर वर्क इज जज्ड बाय द पेपर्स दैट यू पब्लिश, द पब्लिकेशन दैट यू प्रोड्यूस. तो अब वो तो करने होते थे, तो उसमें भी मैंने अपना पूरा टाइम दिया. उसके लिए करना पड़ता था. आई यूज टू कंपेंसेट इट. I used to go in the evenings, I'll go late in the night. मालूम है मैं सुबह 4 बजे लैब में चला जा रहा हूँ, मालूम है मैं रात में 11-12 बजे तक रुक रहा हूँ. मैं आपको जर्मनी का किस्सा बताऊँ. जब मैं गया 1.5 साल के लिए, तो मेरी वाइफ भी साथ में गई थी. मेरा प्रोफेसर कहता था, अरे भाई रस्तोगी, आप आए हो, हर समय आप लैब में जुटे रहते हो, तो थोड़ा जाओ जर्मनी, घूमो घामो इधर उधर. मैंने कहा सर ऐसा है, घूमने के लिए तो भी मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है. मेरी इंस्टीट्यूट ने मुझे भेजा यहाँ कुछ सीखने के लिए नया, एंड आई मस्ट लर्न दैट. एंड वुड यू बिलीव कि अक्सर ऐसा होता था कि मेरा काम रात भर चलता था, और मेरी वाइफ चूँकि अकेली थी तो लैब आ जाती थी, वहाँ कुर्सियाँ जोड़ करके वहीं सो जाती थी. तो मेरे में वो सीखने का भी जुनून था, कि साइंस में भी मुझे जुनून था कि आई हैव टू डू सम गुड वर्क. वो बात अलग है कि शायद मैंने 100 पेपर्स पब्लिश किए, अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता जो कि थिएटर में होता, वो शायद 150 पब्लिकेशंस कर सकता था. लेकिन साइंस में भी आई मस्ट से कि आई वाज ग्रेटली प्रिविलेज्ड टू हैव गुड पीपल अराउंड मी. और साइंस में भी हमारे जो सुपीरियर्स थे या सीनियर्स थे, they were never dissatisfied with my work, and I had full satisfaction as far as a scientist also. I must say that. Any situation you remember when CDRI needed you most, and you have to make adjustment with your theater or something to? नहीं, ऐसा नहीं रहा. ऐसा कभी नहीं क्योंकि नहीं, देखिए, मैं जैसे मैं बता रहा था डॉक्टर CM गुप्ता के बारे में, when he came as director, he gave me several responsibilities. मतलब साइंटिस्ट तो मैं था ही, उन्होंने मुझे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी.
जैसे मैं परचेज कमेटी का भी मेंबर भी हूँ, चेयरमैन भी हूँ, कभी मैं ग्रीवेंस कमेटी में भी हूँ, मैं सिविल कमेटी में भी हूँ. So that way I used to discharge all my duties to the best of my capacity and to the satisfaction of my director. See, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा. मुझे एक इंस्टेंस याद है, डॉक्टर सी एम गुप्ता नीडेड मी मोस्ट. उस दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. ही फोन मी, तो बोले कहाँ हो रस्तोगी, कैन यू कम. मैंने कहा मैं तो शूटिंग कर रहा हूँ. मैं छुट्टी की एप्लीकेशन दे के गया था. बोले अच्छा कोई बात नहीं, तो शूट वहाँ कितने बजे तक चलेगा. यहीं पर बहुत एक खूबसूरत पार्क है, वहाँ मैं शूट कर रहा था. तो मैंने कहा साहब करीब 6 बजे तक चलेगा. बोले कोई बात नहीं, आई एम इन लैब, व्हेन यू आर रिटर्निंग यू प्लीज़ सी मी, देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट. तो और अगर इमीडिएटली उनको ज़रूरत होती तो मैं शूटिंग छोड़ करके जाता, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट चॉइस. That was my profession, that was my career, that was giving me bread and butter. So at no point of time I could have ignored that. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. Udan has given you new heights to, fly high. Right. Sky is the limit for you. So can you उड़ान just ने tell? उड़ान दी है. उड़ान ने आपको जो उड़ान दी है, मतलब उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, उड़ान की स्टोरी भी बहुत ही अजीब व गरीब है. मैं आई ओ एवरीथिंग टू माई थिएटर. यू सी, इत्तेफाक से जो मैंने अभी शो की बात की, यहूदी की लड़की, जो मेरा सबसे फेवरेट शो है, जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, जिसके जो मैं एंजॉय करता हूँ जब मैं प्ले करता हूँ. देखिए, एक्टर को तभी मज़ा आता है जब वो रोल को एंजॉय करने लगता है. Exactly. तो सभी रोल्स को मैं एंजॉय करता हूँ, लेकिन यहूदी की लड़की पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा. और आपको एक बात बताऊँ, यहूदी की लड़की जब शो मैंने 1979 में पहली बार किया, मेरी जगह ये रोल कर रहे थे अनुपम खेर साहब. ही वॉज हियर इन लखनऊ, और हमारे ग्रुप के साथ उर्मिल कुमार थपलियाल जी प्ले डायरेक्ट कर रहे थे. तो उन्होंने मुझसे कहा मुझे खेर साहब दे दो तो मैं तुम्हारे प्ले कर दूं. मैं रेडियो आर्टिस्ट था, रेडियो में मैं, थपलियाल जी न्यूज़ में थे, तो उनसे मिल के मैं ड्रामा सेक्शन गया, वहाँ खेर साहब बैठे हुए थे. मैंने कहा भाई खेर साहब ऐसे ऐसे हम नाटक कर रहे हैं, वुड यू बी इंटरेस्टेड. अरे बोले भाई आपके दर्पण के साथ करना है, थपलियाल जी के साथ करना है, दैट्स ए ऑनर फॉर मी. मैंने कहा ठीक है. तो 15 दिन उन्होंने, मैं उस समय ब्रूटस, उसमें जो पादरी है, रोमन प्रीस्ट है, उसका रोल कर रहा था. दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्कोरिंग रोल. 15 दिन के बाद खेर साहब को बम्बई से ऑफ़र आ गया, एंड इट वाज सम ल्यूक्रेटिव ऑफ़र. और भाई जाहिर है उनका कैरियर तो बम्बई में बन नहीं था. तो उनका मुझसे कहा अनिल जी मैं चाहूँगा मुझे छुट्टी दे दें. और मैंने कहा भाई हाउ कैन आई स्टॉप यू फॉर सच ए ग्लैमरस थिंग. तो चले गए. फिर थपलियाल जी ने मुझे वो रोल दिया. एंड यू नो, खेर साहब इज़ ए टेरिफिक एक्टर. उनको मैंने करते हुए देखा था. तो जब थपलियाल ने मुझे ऑफ़र किया, मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है रोल, मैं नहीं कर पाऊँगा. बोले तो प्ले बंद कर दीजिए आप. अरे मैंने कहा यार ग्रांट मिली हुई प्ले कैसे बंद कर दूँ, प्ले तो करना ही. मैं सेक्रेटरी भी था, ग्रुप का लीडर भी था. तो बोले तो फिर आप करिए. तो मैंने कहा एक शर्त पे करूँगा, आप मेरे साथ 1 to 1 बैठिए और एक एक डायलॉग उसका. देखिए पूरी स्क्रिप्ट है, आकाश कश्मीरी का पारसी स्टाइल का प्ले. मैंने कहा एक एक लाइन आप उसकी मेरे साथ बैठ के मुझे बताइए, और जब आपको यकीन हो जाए मैं कर ले जाऊँगा, मुझे यकीन हो जाए मैं कर ले जाऊँगा, देन वी डिक्लेयर इट. बोले डन. और साहब क्या थपलियाल जी ने मुझे ट्रेन किया है उस प्ले में. आई कैन नेवर फॉरगेट, आई कैन नेवर रिपे व्हाट ही हैज़ गिवन मी इन दैट प्ले. वो प्ले बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन लोगों का मानना है कि जो मेरे में जो यहूदी जो उभर के आया है, आई लिटरली आई क्राई व्हेन देयर आर सीन्स ऑफ क्राइंग. जब उसकी बेटी को वो प्रिंस छोड़ करके चला जाता है, कहता है जान दे सकता हूँ ईमान नहीं दे सकता. यहूदी कहता है तू अपना धर्म बदल लो, मेरी बेटी की शादी कर लो. कहता है नहीं. देन ही क्राइज, उसको बद्दुआएं देता है. फिर एक सीन और है जिसमें उसको कहा जाता है कि इसकी बेटी को खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दिया जाए. तो वो उसको कहता है ठीक है मगर मेरी बात सुनता. वो बताता है मेरी बेटी नहीं, तेरी बेटी है ये, जिसको मैं उठा लाया था. चूँकि तूने मेरी बेटी को मरवा दिया था, तो तेरी बेटी को मैं उठा लाया था बदला लेने के लिए, लेकिन इससे मुझे मोहब्बत हो गई और मैंने इसको अपनी बेटी की तरह से पाला. तो देयर आर सीन्स वेयर नॉट ओनली आई क्राई, ऑडियंस क्राइज विद मी. यू सी, उसमें हमारे एक अशोक गोस्वामी जी वायलिन प्ले करते हैं. क्या साहब वायलिन, आई रियली, वो जो वायलिन से मेरा मूड देते हैं,
आई क्राई एंड विद मी ऑडियंस क्राइज। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप तो उड़ान जो था, मैं यहूदी की लड़की का शो कर रहा था, तो कपिल चौधरी जो कविता चौधरी के भाई थे, ही जस्ट वॉक्ड इन, ही सॉ माय शो। वो जब प्ले ख़त्म हुआ मेरे ग्रीन रूम में आए, बोले मेरी सिस्टर एक फिल्म एक सीरियल बना रही हैं, आप काम करेंगे? वो DD1 के लिए बना रही हैं। अरे साहब, DD1 के लिए बना रही हैं, इससे बड़ा ऑनर क्या होगा। उसके बाद वो ये मुझे कह के चले गए एक रोल करना है। उसके बाद कविता चौधरी 2 बार यहाँ लखनऊ आई और उन्होंने ऑडिशंस किए लोगों के, मुझे नहीं बुलाया। तो मैंने कहा यार ये तो prestige लगता है ये तो फर्जी बात हो गई उसकी। उन्होंने कहा बात आएगी, उनकी बड़ी बहन की मित्र यहाँ रहती है, हमारे यहाँ यूनिवर्सल बुक डिपो है, उनकी जो वाइफ सुधा जी हैं, कविता कंचन चौधरी जो उनकी बड़ी बहन, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होकर रिटायर हुई, जिनसे इंस्पायर होकर के उन्होंने सीरियल बनाया था कविता ने। ओके। उनकी बड़ी बहन, शी वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ इंडिया। तो मैंने कहा लगता बात आई गई हो गई। बट लोगों ने भी कहा कि यार जब वो 2 बार यहाँ के ऑडिशन ले रही, तुमको बुला नहीं रही, तो इसके माने तुम्हें नहीं लेना है। उनके भाई ने ऐसे कहा। बट वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट ए कॉल फ्रॉम कपिल कि कैन यू कम टू मुंबई। तो मैंने कहा भाई ट्रेन टिकट, तुमने बोले नहीं यू फ्लाई, विल टेक केयर। और साहब वहाँ जा कर के मिला, एंड दैट आई टेल यू, दैट वाज ऑफ कोर्स ए टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर, एंड आई गॉट नेशनल रिकग्निशन थ्रू दैट प्ले। मैं आपको बताऊँ, मैं अलग अलग शहरों में जाता था, क्योंकि हम अपनी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करते थे। हमारे पेपर्स जो हम थे मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट करते थे, हमारे स्टूडेंट्स भी जाते थे, उनके साथ भी मैं जाता था। तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये वही बशीर अहमद है जो SSP का रोल कर रहा है। और इसका आपको बताएं, जो सबसे बड़ा सुखी पार्ट जो मैंने बताया, मैं वहाँ 1992 में मैं कमला प्ले करने गया था भारत भवन भोपाल। तो एज लीडर ऑफ द ट्रुप जब हमारी रिहर्सल ख़त्म होने पे थी, तो मैं बाहर कैंटीन है वहाँ खाने का ऑर्डर देने आया। 200-300 बच्चे NCC के आए हुए थे। ये 92 या 93 की बात है। अब मेरा कोई मेकअप तो होता नहीं था उसमें, बस सिर्फ मुझे वर्दी पहना दी जाती थी SSP की, और कभी कभी बिना वर्दी के भी मेरे सीन्स थे उसमें। तो कुछ बच्चों ने मुझे पहचाना, वो आपस में खुसर फुसर की, एक लड़की है मेरे सर, आर यू द सेम जिन्होंने उड़ान में रोल किया है? तो आई जस्ट स्माइल। अरे फिर साहब बताएं आपको, जो बच्चों ने मुझे घेरा चारों तरफ से। अब उस समय मोबाइल तो था नहीं, ए तू हट सर, मुझे ऑटोग्राफ दे, तेरा हो गया, तू हट, तू मत कर, चल यू नो लाइक दैट। इस तरीके से दैट गेव मी सच ए huge satisfaction and pleasure that I cannot tell you. उसके बाद उड़ान के बाद जो मेजर ब्रेक जिस कैरियर से मैं आज बैठा हुआ हूँ, दैट केम फ्रॉम इशक ज़ादे। यहाँ पर 2012 में भूमि पेडनेकर, जो इस समय इंडिया की टॉप हीरोइंस में से हैं, शी वॉज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म। तो भूमि और एक मिस्टर त्यागी थे, वो आए हुए थे। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। उन्होंने मुझे 3-4 बार मेरा ऑडिशन लिया। उससे मुझे लगा, औरों का ऑडिशन एक बार करके उनको चलता कर रही थी वो, तो मुझे लगा कि कुछ लगता है मुझे कुछ पसंद किया जा रहा है। उसके बाद मैं एक प्ले करने रानी खेत गया था। वहाँ से मेरे पास कॉल आई, वहाँ कि लखनऊ में वो हबीब फैज़ल साहब आए हुए हैं, होटल पिकेडली में ठहरे हैं, कैन यू कम टुमारो मॉर्निंग एंड मीट हिम। अब मैं साहब पहाड़ से कैसे आ सकता था? तो मैंने कहा, अब मेरे बच्चे परेशान, मैंने बच्चे कहले पापा आप आइए, यू डोंट नो दिस इज यशराज बैनर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैनर ऑफ द कंट्री, एंड यू आर सेइंग दैट यू कैन नॉट कम टुमारो, यू कम, यू हायर ए टैक्सी, चार्टर टैक्सी, यू कम। मैंने कहा बेटा ये पहाड़ी रास्ते हैं, मैं रात में ट्रैवल की रिस्क नहीं ले सकता। तो मैंने उनसे कहा अभी फैज़ल साहब के यहाँ, जिसने फ़ोन किया था, भैया मैं यहाँ हूँ, मैं कल आ सकता हूँ, वो परसों आ सकता हूँ, आज नहीं आ सकता हूँ। तो अब बच्चे निराश की, लगता है पापा इज़ गोइंग टू लूज़ द रोल। लेकिन फैज़ल साहब बहुत एकोमोडेटिव थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रस्तोगी जी से कहिए नहीं, मैं अगली बार अभी फिर आ रहा हूँ एक हफ्ते, तब मैं उनसे मिलूँगा। तब मैं आया। फिर हबीब फैज़ल साहब ने जो मुझे मान सम्मान और जो मुझे एक्टिंग बताई उन्होंने मुझे करने के लिए, आई ऑलवेज ओ टू हिम लॉट।
बिकॉज इशकजादे से ने मेरे कैरियर को बदला। आज जो मेरा फिल्म का अगर कैरियर है, OTTs में आ रहा हूँ, मेरा ख्याल है ऑल क्रेडिट गोज़ टू दैट फिल्म, क्योंकि उस फिल्म को देख करके एक बम्बई में एक प्रोडक्शन हाउस सनशाइन, उनका एक सीरियल कलर्स पे आता था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, उसका सीज़न 2 शुरू होने वाला था। तो जब चैनल ने ये देखा तो उन्होंने कहा यार उनको बुलाओ। उसमें एक रोल पता नहीं क्या नाम था मेरा, तिलकधारी करके, वो उसी टाइप का कैरेक्टर था, पॉलिटिशियन का कैरेक्टर, एक तेज़ पॉलिटिशियन का। तो उसने मुझे ऑडिशन भेजा। ऑडिशन तो एक फॉर्मेलिटी थी। उसने कहा आप सर कब बम्बई आ रहे हैं? मैंने कहा क्या बम्बई आना है? अरे भाई मैं तो समझा तुम लखनऊ में आके शूट कर। अरे नहीं सर, आप सीरियल नहीं देखते हैं क्या? हम लोग सब शूटिंग बम्बई में करते हैं। मैंने कहा बेटा, वो रीमा गुप्ता थी कास्टिंग डायरेक्टर, हर दूसरे दिन हर सुबह शाम उसका फ़ोन आ रहा है, साहब कब आ रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं नहीं आ रहा। अरे सर चैनल को कह रहा है आपको आना पड़ेगा, आपको आना है। मैंने कहा बेटा आई एम गोइंग टू बी नियरली 70 ईयर्स, इस उम्र में तो लोग बम्बई से वापस आते हैं, तो मुझे बम्बई बुला रही हो? बोले नहीं सर। अच्छा, मैंने कहा मैं लिम्प भी करने लगा, मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत सीवियर थी, मैं लिम्प करता, इशकजादे के बाद मैं लिम्प करने लगा। मैंने कहा बेटा मैं लिम्प करता हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आया? बोले सर आप लिम्प करते हो, ठसकते चलते हो, सब एक्सेप्टेबल है, आप आइए बस। तो मैं, जैसे मैंने बताया, माई सन सेड, माई डॉटर इन लॉ सेड, पापा जब आपको इतना शौक है जाइए एक बार, देखिए, ट्राई करिए। मेरी वाइफ ने भी सपोर्ट किया। तो मैं गया वहाँ, साहब जो लॉन्च पार्टी थी, बड़ी ग्लैमरस पार्टी, एक से एक उसमें स्टार्स आए हुए थे, एक से एक टीवी के मशहूर चेहरे आए हुए थे। तो बेटा भी थोड़ा सा उनसे मुतासिर हुआ। नहीं ठीक है पापा, रहिए करिए, हम आई विल टेक केयर ऑफ होम। एंड इमीडिएटली ही परचेज ए फ्लैट फॉर मी। तभी जा करके उसने तय कर लिया मुझे फ्लैट लेना, क्योंकि लिम्प करता था, एज भी थी, तो उसको लगा मैं किराए के मकान में नहीं रह पाऊँगा। तो उसने एक फ़्लैट मेरे लिए लिया, और पास ही में लिया ताकि वहाँ मालवानी 1 में ही शूटिंग होती थी, मालवानी 5 में होती थी शूटिंग। तो मालवानी 1 के पास मुझे फ्लैट मिल गया। फिर मैंने वो सीरियल किया, फिर तो बहुत सीरियल किए, बट दैट वाज अ चेंजिंग पॉइंट इन माय करियर। जो आज अगर जो भी छोटा मोटा मेरा फिल्मी कैरियर है, या मैंने टीवी सीरीज़ किए हैं या कुछ भी किया है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू दैट फिल्म। न वो मेरी फिल्म हुई होती, न मैं बम्बई जाता, न मुझे लोग पहचानते न जानते। टीवी सीरीज़ में भी मेरे कुछ बहुत पॉपुलर हुए। जैसे मेरा एक कौन बनेगा करोड़पति का जो प्रोमो मैंने किया था, उसमें उसका जो थीम था वो ये था कि यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं, दिल भी जीते जाते हैं। उसमें क्या था कि मेरी फैमिली है और एक ऊपर मुस्लिम फैमिली रहती है चावल में। हमारे उनके लड़कों का झगड़ा होता रहता है। मेरा लड़का सेलेक्ट हो जाता है KBC के लिए, तो मैं उसको तिलक करता हूँ, जाओ बेटा जाओ, जीत के आना। वो कहते हैं साला कद्दू जीतेगा ये। तो मुझे भी नाराज़गी होती है, बेटे भी नाराज़ होते हैं। जब वो जाने लगता है रिक्शे बैठ के, हम उसको विश करते हैं तो वो लोग छींक देते हैं। हमारे छींक को आप जानते हैं, अब शगुन माना जाता है। तो ऐसा झगड़ा दोनों में चलता है। जब वो हॉट सीट पे जाता है तो उससे अमिताभ जी पूछते हैं कि एक सवाल पूछते हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम के क्या मतलब है? क्या सर हम फ़ोन अ फ्रेंड करेंगे। अब वो फ़ोन अ फ्रेंड करता है उसी मुस्लिम फैमिली के हेड को जो थे, उनको फ़ोन करता है। अब मेरा दिल तो धक से हो जाता है कि यार ये तो दुश्मन है हमारा, ये तो इसको बैठा देगा। लेकिन वो कहते हैं, तो हमारे बड़े दोस्त हैं, वो भोपाल के बड़े अच्छे एक्टर हैं, वो वसीम रिजवी साहब, उन्होंने किया था रोल। कहने के बेटा इसके माने खुदा तुम्हें सलामत रखे। अब साहब मेरे दिल में मतलब सुकून आता है, खुशी होती। फिर हम दोनों जाके हक करते एक दूसरे को। तो उसमें वो अमिताभ जी फिर कहते हैं यहाँ सिर्फ पैसे नहीं, दिल भी जीते जाते हैं। ये मेरा ऐड बहुत पॉपुलर हुआ। एक क्रेड का मैंने एक्ट किया करिश्मा कपूर जी के साथ, वो बहुत पॉपुलर हुआ। एक मैंने ऐड किया काला हिट का, वो बहुत पॉपुलर। तो कुछ मेरे काम ऐसे पॉपुलर हुए। लेकिन मैं आपको बताऊं मंजे, कुछ काम ऐसे होते हैं विच यू रियली एन्जॉय। तो मेरे पूरे कैरियर में जो मेरा पहली फिल्म मैंने की थी 1987 में सुधीर मिश्रा जी की, उसका नाम था ये वो मंजिल तो नहीं। लेकिन वो जो पूरा मेरा कैरियर रहा आज 87 से लेकर के 2024 तक का, मैंने कम से कम 65 फिल्में अब तक कर ली हैं।
रोल मेरे बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, लेकिन जो भी रोल हैं वो नोटिसेबल रोल हैं। कि आप जैसे अभी मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है 28 जून को ZEE5 पे, राउतू का राज, उसमें मैंने होम मिनिस्टर का रोल किया है। ओके। मेरे 3 सीन्स हैं, बट दे आर गुड सीन्स। उसमें नवाजुद्दीन हैं, अतुल तिवारी हैं, एक नारायणी करके लड़की है, वो है। तो जो भी मैं मतलब इस पूरे करियर में मेरे 5 काम हैं या 6 काम हैं जिनको मैं मानता हूँ, जिनसे मैं अपने को सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ। उड़ान नंबर 1, नंबर 2 इशक ज़ादे, नंबर 3 मैंने रेणुका शाहने जी के साथ एक डिमेंशिया पे फिल्म की है, एल्जाइमर पर। वो 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, मराठी की फिल्म है वो, उसका नाम है आठवण। उसको भी एक नेशनल अवार्ड भी मिला, उसमें मैंने लीड कैरेक्टर किया अल्जाइमर पेशेंट का। एंड दैट फिल्म रियली मेक्स पीपल क्राई। और ख़ास करके मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि यार ये तो तुमने जो मेरे फलाने परिचित हैं उनको इनेक्ट किया है। किसी ने कहा तुमने तो मेरी मदर इन लॉ को इनेक्ट किया है, आई एम फेसिंग सेम सिचुएशन। और चौथा काम जो मेरा एक बड़ा हुआ, मैंने एक फिल्म की मुक्ति भवन, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, इसका इंग्लिश में नाम है होटल सेल्वेशन। ये फिल्म कम से कम 50 कंट्रीज़ में दिखाई जा चुकी है। इट हैज़ अर्न 30 इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड 3 नेशनल अवार्ड्स। और अभी मेरे प्रोड्यूसर ने 4 दिन पहले मुझे इसका एक पोस्टर भेजा था, लंदन में कहीं लगी हुई थी किसी थिएटर हॉल में ये फिल्म। और सुभाषिष भूटियानी जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। न्यूयॉर्क से ट्रेनिंग लेके आए थे, और न्यूयॉर्क जो उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट फिल्म बनाई थी, दैट वाज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर। सेलेक्ट नहीं हुई, बट नॉमिनेशन ही बड़ी बात होती है ऑस्कर में होना। तो वो बड़ा उसे मैंने मुक्ति भवन के मैनेजर का रोल किया, दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग। फिर आश्रम जो मुझे प्रकाश झा जी ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया, चीफ मिनिस्टर का रोल, दैट्स अ वेरी स्कोरिंग रोल एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आश्रम OTT, आश्रम OTT पे है, ये MX प्लेयर पे आई MX प्लेयर पे। एंड इट हैड रिकॉर्ड नंबर ऑफ व्यूअर्स एट दैट टाइम। आश्रम, इसके 3 सीरीज़ बनी हैं, 1, 2, 3, मैं तीनों में हूँ। और एक सीरीज़ के मेरा ख्याल है करीब 16 से 18 एपिसोड्स, ईच ऑफ 40 to 50 मिनट्स। लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि अभी कंक्लूड नहीं हुई है, तो लोग पूछते हैं आश्रम 4 कब आ रही। तो मैंने प्रकाश जी से पूछा, बोले अनिल जी मुझे नहीं लगता वो 4 बनेगी, इनकम्प्लीट स्टोरी है, बट दैट गिव मी लॉट ऑफ रिकग्निशन। और तो ये 5 ये होगा। और एक फिल्म यहाँ हमारे यहाँ बड़े फेमस कवि हैं नरेश सक्सेना जी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी संबंध ऑन एनवायरनमेंट। तो उसमें मैंने एक ठेकेदार का रोल किया था जो पेड़ काटने जाता है। तो एक लेडी है, वो आके पेड़ जहाँ पली बढ़ी हुई है, तो पेड़ को हाथ फैला करके रोक लेती, कहती कि मैं पेड़ नहीं काटने दूँगी, ले तुझे जितना पैसा ले जाना हो ले ले। तो उसमें बीड़ी पीता हूँ। तो नरेश जी ने मुझे बताया कि जब मैं बम्बई में इसकी एडिटिंग करा रहा था, पहले सब बम्बई में ही एडिटिंग होती, 92 की बात कर रहा हूँ, इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था संबंध को, जो नरेश जी ने बनाई थी। शायद नरेश जी की भी पहली फिल्म थी। ही इज़ नॉट ए फिल्म मेकर, बेसिकली ही इज़ अ वेरी रिनाउंड पोएट। उनकी बेटी अब मीडिया में बहुत अच्छा काम करी, पूर्वा नरेश। तो कहने लगे अनिल, ऑफ ऑल द पर्सन्स, मुझसे एडिटर पूछ रहा था ये ठेकेदार का रोल किसने किया। अब आप सोचिए मेरे लिए इससे बढ़ के सम्मान और क्या हो सकता है कि कोई मेरे रोल के बारे में पूछेगा, यार ये किस एक्टर ने किया, जबकि मैं शायद उस समय एक्टर भी नहीं था। इसी तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच गिव यू सेटिस्फैक्शन। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में संतोष से वो है नहीं, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो मैं तो ईश्वर का इतना शुक्रगुजार हूँ, अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ कि शायद मैं इतना डिज़र्व नहीं करता था जितना मुझे मिला। You are too generous, sir. You are too generous. Sir, which is your favorite film? मेरी अपनी तो मेरी जाहिर है ये 2 फिल्में हैं, इशक ज़ादे और मुक्ति भवन। ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें आप काम करना चाहते थे?
देखिए ये थोड़ा मुश्किल है मेरे, मैं असल में आपको बताऊं मैं बहुत ज़्यादा फिल्में देखता नहीं हूं। अच्छा। मैं आपको बताऊं मैंने जितनी फिल्में की आधी फिल्में मैंने अपनी नहीं देखी। अब ये राउतों का राज मैंने नहीं देखी है अभी। अभी मेरी मेरी इस बार 3 फिल्में रिलीज़ हुई अभी इधर शॉर्टली। एक फिल्म रिलीज़ हुई वो आकाश आदित्य लामा ने बनाई थी, बंगाल 1947, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। वो तो मैं गया थिएटर हॉल में देख। उसके पहले भैया जी में मैंने काम किया, भैया जी मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो मेरे लिए लेकिन पुरानी फिल्में मुझे पहले मैं फिल्में बहुत देखता था और एक्टर्स मुझे बहुत, जैसे अशोक कुमार जी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उनका जो एक नेचुरल तरीक़ा था एक्ट करने का, बहुत ही संजीव कुमार मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे ये जो स्टार्स हैं मुझे इनमें दम नहीं लगता एज एक्टर। जैसे एक्टर से मुझे नसीर साहब बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पंकज कपूर बहुत अच्छे लगते हैं। मनोज बाजपेयी की मैंने बहुत फिल्में तो नहीं देखी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं ये एक्टर, या शबाना जी क्या एक्ट करती हैं, क्या साहब आंखें बोलती हैं जैसे उनकी। लेकिन जैसे मैंने बताया अभी पंकज त्रिपाठी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे पंकज एक सीरियल में मेरे बेटे का रोल कर रहा था तो बड़ा रिगार्ड करता है मुझे अभी भी वो। अभी मैंने प्ले किया था तो उसने बाइट भेजी थी पंकज त्रिपाठी ने मेरे प्ले के लिए। ये लोग पंकज बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही नेचुरल एक्टिंग है उसकी, कहीं से कोई बनावटीपन नहीं है कर रहे हैं। इसी के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आने वाले यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? कुछ काम जैसे मैंने आपको बताया वो होते हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो आज की जनरेशन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो एक्टर्स भी निकल के आ रहे हैं वो थिएटर से ही आ रहे हैं। भले ही देखिए बीएनए कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, एनएसडी कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, इतने महंगे ये जो बालाजी वगैरह के हैं इतने महंगे कौन अफोर्ड कर सकता है। भाई जो रईस बाप के बच्चे हैं जाते भी हैं, नो डाउट अबाउट इट, सीखते हैं, वहाँ भी जाके सीखते हैं, लेकिन वो भी कोई गारंटी आपको नहीं देते हैं। बालाजी में आप जाके सीखिए, कल कहिए भाई बालाजी मुझे रोल दो, कहेंगे ऑडिशन दो, पास हो गए तो लो दिए जाओगे, भले ही आप 3 लाख रुपए दे चुके हो, 4 लाख रुपए दे चुके हो, नो विल नॉट बी इंटरटेन्ड। तो थिएटर मेरा मानना है कि मैं अपने एग्जाम्पल से मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो भी सीखा, जितने डायरेक्टर्स के साथ मैंने कम से कम 25-27 डायरेक्टर्स के साथ काम किया, कम से कम 300-400 एक्टर्स के साथ काम किया, हर एक से मैंने कुछ ना कुछ सीखा, हर एक में मुझे कुछ ना कुछ चीज़ दिखाई दी जिसको मैंने इम्बाइब करने की कोशिश की। तो मेरा कहना ये है कि जिन लोगों को, जो लोग इसको, और मैं एक बात और आपको बताऊं, मैं इसको आज के ज़माने में सबसे ल्यूक्रेटिव कैरियर मानता हूं। आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह ये है कि एक तो जो काम आप करते हैं सबसे पहले तो आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जैसे मैं साइंस करता था, साइंस में जब मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट करता था, मेरा कोई रिजल्ट आता था, आई यूज्ड टू फील ग्रेटली एक्साइटेड। जर्मनी में तो मैं आपको बताऊं मैंने एक ऐसा रिजल्ट निकाला था जो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। तो प्रोफेसर ने कहा इसको रिपीट करते हैं रस्तोगी, अगर ये हो गया तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंटेमिनेशन की वजह से हुआ था। ओके। तो बट एनीवे एक लगा तो कि जैसे कोई नई चीज़ आ रही, तो जैसे उसमें एक क्रिएटिविटी में आप सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं, वैसे ही जब आप थिएटर करते हैं, कोई प्ले करते हैं या कोई काम करते हैं, तो जो एक्ट आप करते हैं, अगर आप अच्छा एक्ट करते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई मैंने ये काम किया। जैसे थप्पड़ में मैं आपको बताऊं, थप्पड़ मेरा कोई डायलॉग नहीं है। आई एम ए पैरालिटिक पर्सन, आई एम ए पर्सन ऑफ एल्जाइमर, जिसकी ना याददाश्त है, पैरालिटिक, ऐसे वो बैठा रहता है। बट जो एक्सप्रेशंस मुझे लगे, जो मुझे अनुभव सिन्हा साहब ने बताए थे, वो एक्सप्रेशंस मुझे बड़े सेटिस्फाइंग लगे। ये जैसे जो मैंने ये फिल्म की है 8वां, मराठी फिल्म जिसका माने है 8वां मीन्स मेमोरी, ये मराठी फिल्म है बट देयर आर सब टाइटल्स इन इंग्लिश, 10 मिनट की है। तो इसमें मेरी डायलॉग्स नहीं है, शायद मेरे 2-3 डायलॉग्स हैं, बट मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें, द वे वो दे आर वेरी सेटिस्फाइंग। तो मेरा मानना ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग हुई। थिएटर में अगर आप सिंसियरली करते हैं और आप में एक्टिंग के बीज हैं थोड़े से, तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। तो आप थिएटर करिए, सिंसियरली करिए, डेडिकेशन से करिए। रिहर्सल में लोग क्या करते हैं, अपनी लाइन्स याद हो गए, अरे मैं तो अब कर ले जाऊँगा, लाइन्स याद है मुझे। नो, डायरेक्टर की सुनिए, क्योंकि डायरेक्टर जो है आपका किसी आपके कोक एक्टर के साथ में क्या रिलेशन है,
आप किस पीरियड में हैं, तमाम चीज़ें डायरेक्टर देख करके आपको बताता है। दूसरे एक्टर्स, आपके को एक्टर्स क्या कर रहे हैं, उनको भी देखिए, सीखिए, सिंसियरली करिए। जो आपको बताया गया घर पे जा कर के उसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए हम जब करते थे, कोई इस टाइप की चीज़ें नहीं थी कि कैमरा हो, आप कैमरे में रिकॉर्ड कर लें, फिर आप देख लें उसको कि आपने क्या किया है, आप रिकॉर्ड करके अपनी रिकॉर्डिंग सुन लें। लेकिन आज सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, भेज करके आप 4 लोगों को दिखा सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं। तो और दूसरा क्या है, परसीवरेंस, आपको लगे रहना चाहिए। जैसे आप बम्बई गए, आपने अच्छा काम करके गए हैं, 4 ऑडिशन दिए, नहीं अरे यार यहाँ तो कुछ हो नहीं भैया चलो वापस, नो। अगर आपको काम करना है तो लगे रहिए, लगे रहिए। वो है नहीं मुन्ना भाई लगे रहो। काम अगर आप में टैलेंट है, देखिए इसमें लक भी बहुत काम करती है। मैं कहूँगा कि लक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जैसे इशकज़ादे में ही मैं आपको बताऊँ, एक लाइन मेरी समझ में ऑडिशन की नहीं आ रही थी, तो मेरे साथ एक मेरे साथी अशोक सिन्हा, वो भी इसी का ऑडिशन देने गए थे। वो मैंने कहा अशोक यार ये लाइन समझ में नहीं आ रही, कैसे बोल? अरे डॉक्टर साहब ये तो बड़ी सिंपल है, उसने बोल के बता दिया मुझे। अरे मैंने कहा यार मेरी तो समझ में नहीं आई थी, मैंने वो लाइन मैंने बोल दी जाकर, और हुआ ये मेरा सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ जिसने मुझे लाइन बताई थी। और ऐसा नहीं कि लखनऊ में उस समय मुझसे बेहतर एक्टर नहीं थे, मुझसे आज भी लखनऊ मुझसे बेहतर बड़े बड़े एक्टर्स पढ़े, बट दिस वॉज ए चांस, दिस वॉज ए लक दैट आई गॉट इट। या उड़ान में मुझे मिल गया, तमाम लोग ऑडिशन देने के उनको नहीं मिला। तो इसमें देखिए लक भी बहुत काम है। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि अगर आप थिएटर सिंसियरली करते हैं, विद कमिटमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स का, देखिए आज तो क्या है, आदमी 4 प्ले करता है, 5वें में डायरेक्टर बन जाता है। मैंने 97 प्लेस की, और जैसा भी आपने पढ़ा अराउंड 1000 शोज़ मैंने पूरे हिंदुस्तान भर में किए हैं। लेकिन मैंने कभी डायरेक्टर बनने की नहीं सोची, आज तक मैंने एक प्ले डायरेक्ट नहीं किया, बिकॉज मेरे हिसाब से डायरेक्शन इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर मैं एक्टर ही बन जाऊँ, एक्टर ही पूरे अपने को अच्छी तरह सीख लूँ, वही मेरे लिए बहुत है। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे इस लाइन में, हाँ तो जो मैं कह रहा था ल्यूक्रेटिव, तो एक तो स्वांता सुखाय होता है, दूसरा पेमेंट्स इस लाइन में बहुत अच्छे हैं। आप एक्टर हैं, कम से कम भी होगा 5-10 हज़ार रुपये रोज़ तो आपको मिल ही जाएंगे। किस प्रोफेशन में आपको मिल जाते हैं आज, आप बताइए इतना मुश्किल। और तीसरे, जो पहचान आपको मिलती है, जो रिकग्निशन आपको मिलता है, जो लोग आपके साथ आते हैं, कहते हैं हम आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, कोई कहते हैं साहब मुझे आपका रोल बहुत अच्छा लगता है, कोई कहता है मैं ग्रेट फैन ऑफ योर्स, इससे बढ़ के संतोष क्या हो सकता है, मुझे बताइए। सो दिस इज़ द फील्ड विच गिव्स यू एवरीथिंग, provided you have luck and you are committed to it. Tell me, how you prepare for your role? देखिए रोल के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे में एक बहुत बड़ी कमी है कि जैसे मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट इन वन गो। लोग होते हैं एक बार में स्क्रिप्ट पढ़ के उनकी समझ आ जाती है, अच्छी है बुरी है। मैं जब रिहर्सल करता हूं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट की चॉइस पे मैं नहीं जा पाता हूं। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मुझे रोल दिया जा रहा है वो कायदे का ही रोल होगा। फिर जब धीरे धीरे जब उसकी रिहर्सल शुरू होती है, थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ, फिल्म के बारे में अगर आप कहिए तो उसके बारे में तो उसी समय स्क्रिप्ट दी जाती है देन। लेकिन ग्रो जो करता है आदमी वो थिएटर में ही करता है। तो उसमें जैसे आप पूछते हैं कि हाउ डू आई प्रैक्टिस माई रोल, हाउ डू आई प्रिपेयर इट, तो उसकी वजह उसको मैं यूँ करता हूँ कि जब रोल में स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, फिर रोल देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये जो कैरेक्टर है अगर लाइवली कैरेक्टर है, लाइफ में मैं किसी को दिमाग में सोचता हूँ कि फलाना ऐसा लगता है मुझे। अभी जैसे मैंने एक प्ले किया आखिरी वसंत, वो स्टोरी है उन ओल्ड एज कपल्स की जिनके बच्चे बाहर चले गए, अकेले रहते हैं। नाउ दे फील वेरी मिजरेबल। आई टेल यू, मेरा बेटा मुझसे दूर रहता है लखनऊ में ही, बट इज़ अवे फ्रॉम मी, इज़ 20 किलोमीटर्स अवे। मैं हमेशा से जॉइंट फैमिली में रहा हूँ, आई एम एकस्टम टू जॉइंट फैमिली। अब जब मैं यहाँ अकेले हस्बैंड वाइफ रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कितना उन पेरेंट्स को कि जिनके बच्चे भी बाहर चले कितना मिसरेबल फील करते हैं। यू सी, सो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट इमोशंस इन द रोल विच पीपल हैव, विच आई हैव। उसमें मैं एक्टिंग नहीं करता हूँ। मेरे जो उसमें मैं आपको बताऊँ, आई लिटरली क्राई व्हेन आई हग माई सन। जो मेरा बेटा बाहर से आता है और मैं उससे कहता हूँ बेटा तू सब ले ले,
पूरा घर, वो कहता है मुझे थोड़ी सी ज़मीन आप बेचने के लिए दे दीजिए ताकि मैं अपनी कंपनी कनाडा में चला सकूं। कहता बेटा तू पूरा आधा घर नहीं, पूरा घर ले ले, सब ले ले, बस तू वापस आ जा, मेरे कलेजे के टुकड़े मुझसे मिल जा। आई टेल यू, आई लिटरली क्राई व्हेन आई हग हिम एंड 30% ऑफ ऑडियंस क्राइज। मुझे बाद में लोग, क्योंकि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पीपल। मैंने कन्यादान एक प्ले किया, उसमें मैं एक ऐसे फादर का रोल करता हूँ जो फॉरवर्ड टाइप का है। अपनी बेटी को, उसकी बेटी लव करती है, एक शेड्यूल कास्ट, भाई हमारे कास्ट सिस्टम रहा है। ये विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ प्ले, बड़ा पुराना प्ले है। तो वो वाइफ मेरी नहीं चाहती हैं कि वो लोअर कास्ट में शादी करे। मैं कह नहीं बेटा करो, इसी तरीके से हम लोग ग्रो करेंगे, मिलेंगे और ये करेंगे। लेकिन जब उसको वहाँ मेल ट्रीटमेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट है, तो मैं उससे कहता हूँ तू वापस आ जा, तो नहीं वापस आती। वो नरेश जी की, इनकी एक कविता हमारे थपलियाल जी ने यूज़ की थी उसमें। अब उसमें मैं आपको बताऊँ, उसमें मुझे असलियत में मुझे मेरी बेटी दिखाई देती है। मैं आज भी मैं उसको मानता हूँ, मैं ट्रीट करता हूँ जैसे मेरी बेटी मुझे मिली है। तो जब आप उस, मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो कैरेक्टर मुझे दिया, जैसे सखाराम बाइंडर मैंने किया, सखाराम बाइंडर का डायलॉग है, वो हर 15वें दिन एक नई औरत लाता, जो पुरानी उसको निकाल देता, और उसका डायलॉग है मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त रहती है। अब मैं आपको बताऊं, ये प्ले मैंने 1976 में किया था या 75 में किया था, और मुझे मालूम था बड़ा बोल्ड प्ले है, बड़ा चैलेंजिंग प्ले है, मैं हिम्मत नहीं कर सकता था। तो मेरे गुरुजी राजेश्वर बच्चन जी ने मेरी एब्सेंस में, जब मैं जर्मनी में था, मेरे एक साथी को लेकर प्ले किया। मेरे साथी थे प्रयाग वर्मा जी, मुझसे सीनियर थे। मैंने एक्चुअली 2 लोगों से इंस्पिरेशन लिया यहाँ, एक प्रयाग वर्मा जी और एक विजय वास्तव जी। ये मुझसे सीनियर थे थिएटर में, उनको मैं देखा करता था बराबर। शुरुआत तो मामा जी से की, लेकिन आगे इन लोगों को देख के बढ़ा। तो वो रोल प्रयाग वर्मा जी ने किया। जब उन्होंने मुझे जर्मनी में लिखा, मैंने कहा पीडी भाई कहते थे हम लोग, पीडी भाई जब मैं लखनऊ आऊँगा तो ये शो आप करिएगा, मैं देखना चाहता हूँ आपने कैसे इतना बोल्ड रोल किया। तो एक दिन मेरे पास मैसेज आया मेरे गुरुजी का कि भाई ये प्ले होना। मैंने कहा हाँ करिए, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो जो गुरुजी का नुमाइंदा था उसने कहा करना नहीं चाहता हूँ, देखना नहीं चाहता हूँ, आपको ये प्ले करना है। अरे मैंने कहा करना है, सखाराम बाइंडर, और वो सब मृदंग बजाता है, मृदंग पखावज बजाता है, उसका प्लेयर है वो। तो अब गुरुजी का आदेश था, राजेश्वर बच्चन जी, मैंने कहा वो मेरे पहले गुरु थे। तो मैंने कहा गुरुजी फिर एक शर्त है। वहाँ भी यही मैंने किया, मैंने एक सन्नाटे की जगह ढूंढी जहाँ रिहर्सल करें, जहाँ कोई ना आता जाता हो। और मैंने गुरुजी से कहा आप मेरे साथ बैठ के एक एक डायलॉग मुझे कराइएगा, जब मैं देखूं। और उसमें साहब बीड़ी में तो न मैं सिगरेट पीऊँ, न पान खाऊँ, न तम्बाकू खाऊँ, न शराब पीऊँ, न मैं चाय तक नहीं पीता। तो खैर मैं उसके लिए फिर मैं अमीनाबाद हमारे यहाँ मार्केट है, वहाँ से मैं सौंफ की बीड़ी बनवाता था, वो पीता था। तो उस कैरेक्टर में मैंने अपने को ढालने की कोशिश की कि वो आदमी कैसा होगा, मतलब लोअर मिडिल क्लास है, बुक बाइंडर है, पता है ना, बड़ा मुंह फट, मुँह गाली बीड़ी रहती है, गाली भी बकता है। मेरे मुंह से साहब गाली निकलना और बड़ी बात, और बोल्ड सीन्स भी उसमें, वो बिल्कुल जैसे इस टाइप का। तो मैंने सब बड़ी मेहनत की उसमें, और जब मुझे लगा कि अब मैं कर ले जाऊंगा, तब मेरे गुरुजी ने अनाउंस किया वो प्ले। तो और मैं रिहर्सल्स में बहुत बिलीव करता हूँ। मेरा मानना है कि जैसे जैसे आप रिहर्सल, अभी मैंने एक प्ले किया, वो जो प्ले किया उसमें मैंने एक आर्मी मेजर का रोल किया है जो बांग्लादेश वॉर में इन्वॉल्व रहा है। उसका वहाँ एक लड़की से इश्क हो जाता है, एक लड़की जिसको वो सेव करता है, उससे कहता है कि मैं आऊँगा तुम्हें। वो लड़की कहती मुझे साथ ले चलो, कहता नहीं मैं आऊँगा। बाद में उसकी शादी हो जाती है, 40 साल बाद, 50 साल बाद ये मेजर जनरल हो गया है। वो लड़की का फ़ोन आता है कि मैं आ गई हूँ, यू नो। अब वो जो इमोशंस प्ले करने, अब आपको 71 याद करना है, फिर आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है। तो रोल के बारे में मैं सोचता हूँ कि कैसे बिहेव करे। और बाद में क्या होता है कि उसका लड़का जो है वो ISI की स्टोरी है, जो हमारा ये रॉ की स्टोरी है। तो बाद में पता लगता है रॉ, मेरा बेटा बना हुआ है रॉ का एजेंट, लेकिन ISI से मिला हुआ, तो आई शूट हिम इन द एंड। अब वो जो इमोशंस हैं कि जब आपको पता लगता है कि आपका बेटा जो है वही गद्दारी कर रहा है, एंड यू हैव बीन डेकोरेटेड विद सेवरल मेडल्स एज ए मेजर जनरल, यू हैव रिटायर्ड एज ए मेजर जनरल,
तो वो रोल सोच करके उसमें गहराई में जा करके डीप इनटू इट कि कैसे बिहेव करेगा एक आदमी, मुझे लगता है और ये फिर मैं अकेले नहीं करता हूँ, देन आई डिस्कस इट विद द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर मुझे फिर परामर्श देते हैं कि नहीं आप इसको इस ढंग से करिए, माई कॉन्सेप्ट इज दिस। तो उसमें फिर मैं तो इसीलिए मेरा मानना है कि रिहर्सल का कीड़ा मुझे कहा जाता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। लोग जो है 8-10 रिहर्सल में सेटिस्फाई होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं। लोग 2 घंटे में सेटिस्फाई, मैं कहता हूँ नहीं यार मेरा एक सीन और करो, आई वॉन्ट टू डू इट अगेन। क्योंकि जब तक मैं अपने में सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ मैं करता रहता हूँ। तो दैट्स हाउ आई ट्राई टू ग्रो। देखिए अब मेरा मानना है कि हर आदमी जो है वो क्या नाम है नसीरुद्दीन शाह या पंकज कपूर या ऐसे जो बड़े एक्टर्स हैं या पंकज त्रिपाठी, ये नहीं हो सकते हैं। लेकिन जितनी आप में काबिलियत है दैट यू मस्ट ब्रिंग आउट टू द कोर। आपकी कौन सी विधा को आप आगे परस्यू करना चाहेंगे या विच इज़ यू थिंक इज़ द बेस्ट? देखिए नाम और प्रसिद्धि तो आपको मिलती है जब आप मीडिया में काम करते हैं, चाहे फिल्म हो, फिल्म से सबसे ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है। लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है वो मुझे थिएटर में मिलता है, क्योंकि थिएटर में जो एक खुशी मिलती है जो लाइव ऑडियंस के सामने जब आप करते हैं, जो आपको फीडबैक ऑडियंस से मिलती है, जब ऑडियंस आपको क्लैप करती है। आपको मैं बताऊं, जब मुझे अभी 2022 में मैं मध्य प्रदेश गया, वहाँ मुझे कालिदास सम्मान मिला था 2019 का। जिस दिन मुझे सम्मान मिला अगले दिन ही मेरा प्ले था आखिरी वसंत। अब आप सोचिए कि कितनी चैलेंजिंग था मेरे लिए कर पाना ये, कि लोग अगर कहीं से मैं अपनी एक्टिंग में वीक होता हूँ, लोग कहेंगे यार यही एक्टर है, इसी को कल कालिदास सम्मान दिया गया है। सो मेरा मानना ये है कि मोर यू गेट रिवार्डेड, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी विद यू, more it becomes more difficult for you to maintain that sort of thing. अब अगर मान ली किसी प्ले में, तो अब इसी वजह से पहले मैं हर प्ले भी कर लेता था, नाउ आई एम वेरी चूजी कि कम से कम कुछ दिखाने को। तो अभी सूर्यमोहन कुलशेष यहाँ बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं, हमारे लखनऊ के ही हैं। अभी मैंने उनसे कहा यार, बहुत उनको भी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड डायरेक्शन में मिला हुआ। मैंने उनसे कहा यार कोई प्ले मेरे साथ करो, मैंने किया है उनके साथ पहले। बोले आप किस टाइप का प्ले पसंद करेंगे, लंबी कास्ट का, छोटी? मैंने कहा छोटी कास्ट का, जिससे मुझे कुछ करने को मिले, कुछ नया, कुछ मेरे अभी जैसे मैंने एक प्ले जो किया है लाइटर ऑन द लिप्स, इसमें मैंने एक डॉन का कैरेक्टर किया, माफिया डॉन का, जो ड्रग का बिजनेस करता है जैसे। और मैं आपको बताऊँ, आई हैव बीन वेरी लकी दैट वे कि मुझसे डायरेक्टर्स ने वैरायटी ऑफ रोल्स कराए। मैंने जो बोइंग अमेरिकन फिल्म है उसका मैंने प्ले किया पंछी जा पंछिया, जो गरम मसाला के नाम से फिल्म आई थी। मैंने अक्षय कुमार को ही बताया, जॉन को ही बताया, मैं ये प्ले आप लोगों ने तो अभी किया है 2000 के शुरू में, मैं 1976 से प्ले पंछी जा पंछिया के नाम से करता रहा हूँ, जहाँ आई यूज्ड टू प्ले दैट कैसानोवा जो अक्षय कुमार है। मैंने परेश रावल जी को भी बताया एनएसडी मुझे। अच्छा बोले अच्छा वो बोइंग यू हैव डन मोर देन 400 शोज। मैंने कहा यस सर। मैंने कहा इंक्लूडिंग योर पृथ्वी थिएटर। तो जो आपको ये अवार्ड्स मिले और आपको जब पहली बार फ़ोन कॉल आया कि आपको स्टेट अवार्ड, जो अवार्ड की भी मैं आपको कहानी बताऊं साहब। देखिए मुझे लोकल संस्थाओं से भी बहुत अवार्ड्स मिले, लेकिन जो स्टेट अवार्ड जो मुझे मिला, यश भारती इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। यश भारती की नहीं, पहले मैं आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की बताऊं, जो पहला स्टेट अवार्ड मुझे, दैट वाज 1984। मैं अवार्ड्स के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं था कि कैसे मिलते हैं, क्या होता है। 83 में थपलियाल जी को मिला था, जो हमारे डायरेक्टर थे, मैंने उनका बड़ा सम्मान किया था, ये सब किया। 84 में मेरा एक बहुत ही पॉपुलर प्ले हरिश्चंद्र की लड़ाई, उर्मिन कुमार थपलियाल का, नौटंकी शैली में। तो मैं उसकी रिहर्सल में गया तो फ़ोन आया, शरद नागर जी थे, अमृतलाल नागर जी के बेटे, डॉक्टर साहब बधाई हो, आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। मैंने छूटते ही कहा, मैंने कहा शरद जी आज 1 अप्रैल नहीं है। अरे बोले मैं आपसे मजाक करूँगा हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो अप्लाई भी नहीं किया था। फिर थपलियाल जी आए, मैंने उनसे पूछा, खैर फिर वो कंफर्म हुआ। इसी तरीके से यश भारती के लिए भी मैं आपको बताऊँ, मैं अप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा मैं उस लायक नहीं हूँ। मेरे एक दोस्त हैं विनोद मिश्रा,
उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आपको अप्लाई करना है, आपसे बेहतरीन इस समय कोई काम थिएटर में नहीं कर रहा है। आप सोचिए लास्ट डे, मैं इसका क्रेडिट विनोद मिश्रा जी को देता हूँ, ज़बरदस्ती मुझसे एप्लीकेशन भरवा के ले गए और लकीली कमेटी ने मुझे सेलेक्ट किया। इसी तरीके से एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि साहब अपना बायोडेटा भेज दिया। मैंने कहा क्यों? बोले आपको कालिदास सम्मान दिया जा रहा है। अब आई वॉज सरप्राइज बिकॉज यू नो दिस कालिदास सम्मान इज़ ए नेशनल अवार्ड एंड इट इज़ द बिगेस्ट अवार्ड ऑफ MP गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे ऊपर ईश्वर मेहरबान है और उन्होंने मुझे जितना मैं डिज़र्व करता था उससे कहीं ज़्यादा दिया। एंड आपको एक नेशनल अवार्ड मिला एक्चुअली। जी, संगीत नाटक अकेडमी का। हाँ जब आपको उसके लिए फ़ोन आया सेंट्रल जी। गवर्नमेंट से तो नहीं, इसके लिए मैंने अप्लाई किया था। अच्छा। मुझसे एक्चुअली हुआ ये कि मैं रेपर्टरी कमेटी की मीटिंग में जाता था। वहाँ मेरी एक को आर्टिस्ट थी। उन्होंने मुझसे पूछा आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड नहीं मिला? मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। बोली आई एम सरप्राइज, आपको तो फेलो होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का फेलो हूँ, दिल्ली की का फेलो नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैंने तो अप्लाई नहीं। वो शिरोडी सैकिया जी हैं आसाम की। बोली नहीं सर, यू मस्ट अप्लाई एंड आई विल सी टू दैट यू गेट इट, यू आर सच ए सीनियर पर्सन, आप इतना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया। तो अपनी तरफ से मैंने नहीं कोशिश की, मुझे दूसरे लोगों ने अवार्ड दिलवाया कह करके कि आप अप्लाई करिए, यू डिज़र्व इट। What is making Dr. Anil Rastogi keep going at the age of 81? देखिए ये तो ईश्वर की मर्ज़ी है और जैसे मैंने बताया लोगों की शुभकामनाएं हैं मेरे साथ, लोगों की दुआएं जो मुझे देते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूं, हरिओम सेवा केंद्र है। ये मेरे ब्रदर ने बनाई थी 25 साल पहले, जिससे हम लोग गरीब पेशेंट्स को या डेस्टिट्यूट जो होते हैं, बेसहारा लोग जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते हैं, उनको हम लोग फ्री मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ब्लड है, कपड़े है, खाना है। इवन जो लोग बाहर से आते हैं, उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनको रहने की जगह भी देते हैं। मेडिकल कॉलेज ने हमें रैन बसेरा दे रखा है। और इसके अलावा हम लोग मेडिकल कॉलेज जब डिपार्टमेंट्स को अक्सर, क्योंकि डिपार्टमेंट से सरकार हर चीज़ पूरी नहीं कर पाती, कभी इमरजेंसी होती है। अभी हमने 2 AC लगवाए उनके यहाँ, कार्डियोलॉजी में एक लगवाने जा रहे हैं, एक रेस्पिरेटरी मेडिसिन में। तो इस टाइप की चैरिटी, तो मुझे लगता है कि जो दुआएं हमें लोगों से मिलती हैं, जो लोग जिनकी सेवा हम करते हैं, ये मुझे बहुत इम्पीटस देती है, इनकरेजमेंट देती है और ज़्यादा काम करने के लिए। Any anecdote or story which has significant impact? एक मुझे याद है, मेरे फादर बीमार थे और मैं उनकी देखभाल कर रहा था उनको, और मेरा थिएटर चल रहा था। तो एक दिन मुझसे बोले अनिल मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा थिएटर चलता रहेगा। दैट टच्ड मी। मैंने फिर उनकी और बड़े डॉक्टर को दिखाया, पता लगा ही वाज सफरिंग विद कैंसर विच वाज नॉट डायग्नोज। उस दिन से आप सोचिए मैंने थिएटर पूरा बंद कर दिया, CDRI जाना मैंने बंद कर दिया। मैं सिर्फ उनके साथ रहा बिकॉज आई हैड नोन हिज फेट कि 1 महीने में उनकी डेथ हो जाएगी। मतलब महीने 1.5 महीने के मेहमान और 1 महीने में उनकी डेथ हो गई। बट आई हैव दैट सेटिस्फैक्शन कि उस 1 महीने में बिल्कुल उनके साथ लगा रहा। वो मुझे एक वो संतोष है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ बच्चे जो हैं पेरेंट्स के लिए कर दें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे वो संतोष है कि मैं अपने माँ बाप के लिए, मैं अपने बड़े भाई के लिए जो मेरे पिता तुल्य थे, जिन्होंने मुझे थिएटर में भी प्रमोट किया, काम करने के लिए भी प्रमोट किया, मेरे एजुकेशन में प्रमोट किया, उनको भी मैं लास्ट मोमेंट तक मैं उनकी सेवा कर सका। तो मुझे लगता है कि ये जो सेटिस्फैक्शन है, दिस आई विल कैरी ऑल थ्रू माई लाइफ, दैट आई कुड सर्व माई पेरेंट्स, माई एल्डर ब्रदर हु नीडेड माई सर्विसेज व्हेन दे रिक्वायर्ड। Who is Anil Rastogi as a person? अनिल रस्तोगी एक साधारण से एक प्राणी हैं, एक मानव हैं। जैसे दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता है, उस जनता का मैं भी एक हिस्सा हूँ। बस ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को मुझसे ज़्यादा लोगों की शुभकामनाएं दुआएं मिली हुई हैं, दे आर मोर प्रिविलेज्ड। कुछ मैं जो थोड़ा बहुत मैं अचीव कर पाया एज ए साइंटिस्ट,
एज ए थिएटर या एज एन एक्टर, उसको मैं अपना नहीं मानता हूँ, उसको मैं दूसरों का मानता हूँ कि लोगों ने मुझे बनाया, जिनसे मैंने सीख ली उन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन टीचर्स ने उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम। मैं तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी आदमी हूँ जिसके कैरियर को शेप करने में इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। Where do you see yourself in future? In What is a dream? what is my dream? Yeah. बस मेरा ड्रीम यही है कि मुझे साल 2 साल में एक अच्छा काम मिलता रहे। जैसे मैंने इशकज़ादे की फिल्म, या मैंने उड़ान सीरियल किया, या जैसे मैंने यहूदी की लड़की नाटक किया, या अभी मैंने आखिरी वसंत नाटक किया। इस टाइप का काम मुझे मिलते रहें, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि जो भी काम मुझे मिले वो मेरे लिए एक सुख की अनुभूति दे मुझे, ये मेरी ख्वाहिश है। और मुझे 20 फिल्में नहीं चाहिए, एक ही फिल्म मिले, लेकिन ऐसी मिले जैसे मुक्ति भवन थी, या इशकज़ादे थी, या उड़ान थी, या मेरा आश्रम था। इस टाइप का काम करना चाहता हूँ। ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है। मैंने ऋषि कपूर जी के साथ भी काम किया, मनोज बाजपेयी जी के साथ भी काम किया, अमिताभ बच्चन जी के साथ डायरेक्टली तो काम नहीं किया उसमें, लेकिन इनडायरेक्टली था। ऐसा कुछ नहीं है। बस ये चाहते हैं कि जिसके साथ भी मैं काम करूं, मेरा काम अच्छा हो, लोग पसंद करें। बाकी कोई ऐसा, अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी बहुत बड़े हीरो हैं, बहुत लोग एस्पायर करते हैं, तो मैं भी सोचता हूँ अगर उनके साथ कभी काम करने को मौका मिले, ज़रा नज़दीक पे बैठूँ तो थोड़ा उनके बारे में जानूँ और डिटेल में। आज भी देखिए, वो मुझसे करीब 10 महीने बड़े हैं अमिताभ बच्चन जी, और आज भी इतना सशक्त अभिनय करते हैं। तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम। अगर उनके साथ कभी मौका मिले तो साथ में काम करूँ। आर यू ब्रांड पर्सन और एनीथिंग सूट्स ऑन यू चलता है? नहीं, मेरे लिए कुछ भी चलता है। आई एम वेरी दैट वे, यू नो, माई लाइफ इज़ वेरी सिंपल। आई एम वेरी एकोमोडेटिव टाइप ऑफ पर्सन। मैं हर एक के साथ एकोमोडेट कर लेता हूँ। कोई मुझसे आर्ग्यू करता है तो मैं बहुत जल्दी यील्ड कर देता हूँ। मैं बहुत लंबे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं, यू कैन से, आई हैव वेरी सिंपल लाइफ। आई लव पीपल। मुझे लोग अच्छे लगते हैं। मैं किसी से झगड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी से तेज़ होना नहीं अच्छा लगता है। बट ऑफ कोर्स आई एम नोन फॉर लूजिंग माई टेम्पर ड्यूरिंग रिहर्सल्स या ड्यूरिंग प्लेज। अगर कोई आदमी जो है उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो आई गेट वेरी फ्यूरियस। हालांकि बाद में मैं फिर उससे माफ़ी भी मांगता हूँ। यू सी, दिस इज मोमेंटरी। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस के लिए? नहीं, मैसेज यही है कि देखिए, आदमी को हमेशा ईमानदार होना चाहिए अपने काम में, कमिटेड होना चाहिए अपने काम में, और दूसरे के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए आदमी को। वेरी इंपॉर्टेंट। You see. Thank you so much, Dr. Anil Rastogi, for taking your time out to talking to us. No, it has been my pleasure too. It was wonderful talking with Dr. Anil Rastogi. We hope you enjoyed hearing Dr. Rastogi's success story in his own voice. During our conversation, it was evident that Dr. Anil is a person who lived his dream and worked hard to make it happen. His determination has led him to become a successful actor. For more such stories, please like, share and subscribe to Hemant Mishra Show. Your support helps us bring in more such inspiring story like this. God bless everyone.